वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 तक शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक है और यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्धन राजवंश लिखा है इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने ही किया था। इसको ध्यान रखिएगा। हर्ष को दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने दोस्तों शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। शशांक कौन था? ये बंगाल का पहला महाराजा था जिसे हर्ष ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और इसकी जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया या भारत में लगभग 14 सालों तक रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जवाब है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह लगभग 14 सालों तक भारत में रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न इससे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में दोस्तों प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं इस समारोह में शामिल हुआ था। कब? छठे समारोह में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रश्न पूछा जाता है हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की थी? तो इसका जवाब है बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली रचना हर्ष ने की थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। कौन? हर्ष। हर्ष दोस्तों संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, किंतु बाद में चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हर्ष पहले शिव का परम भक्त था, बाद में चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब है हर्षवर्धन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। इसे भी ध्यान रखिएगा। वेनसांग की